गाइस आज की हॉरर स्टोरी एक रियल हॉरर स्टोरी है और आज की हॉरर स्टोरी है बॉम्बे हाई कोर्ट की। जब मैं कोई भी हाई कोर्ट बोलता हूँ तो आपको ये समझ में आता होगा कि यहाँ पर इंसाफ मिलता होगा, लेकिन सच ये है कि यहाँ पर इंसाफ मिलना चाहिए था। देखो गाइस, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कोर्ट्स हैं जहाँ पर न्याय मिलते मिलते रह जाता है, क्योंकि वहाँ पर झूठ जीत जाता है और कानून हार जाता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ एक ही चीज का राज चलता है और वो है डर। इस अदालत में एक कोर्ट रूम है, कोर्ट रूम नंबर 13। काफी टाइम से लोग इसके बारे में बात करते हैं कि ये हॉन्टेड है, और यहाँ के बारे में अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं कि जब भी इस अदालत में मर्डर के केसेस चलते हैं तो लोगों को किसी की प्रेजेंस फील होती है। लोगों को कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, कुछ ऐसी आवाज जो वकील नहीं, जज नहीं, ना ही वहां पर बैठी हुई ऑडियंस, बल्कि कोई और निकाल रहा होता है, जो दिखता नहीं है बट होता है। जब मैंने इस अदालत के बारे में इंटरनेट पे और ज्यादा कहानियां पढ़ी तो वहां पर लोगों ने बताया था कि काफी सारे लोगों का गला सूख गया, और इस हद तक सूखा कि उनका वोकल कॉर्ड फट गया और वो मर गए। काफी लोगों ने ये भी बताया कि जहां पर वो बैठे हुए थे उनकी कुर्सियां अपने आप हिलने लगी। उन्हें लगा कि पीछे वाला हिला रहा है, लेकिन पीछे वाला तो एकदम शांत बैठा हुआ था। और ये सारी ही चीजें मनगढ़ंत नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी हमें देविका ने भेजी है, जिसने खुद भी ये चीजें फील की है। इस कहानी की देविका एक यंग जर्नलिस्ट थी, यानी जो न्यूज को कवर करते हैं ग्राउंड पर जा जाकर। देविका काफी खुले विचारों वाली लड़की थी। उसे हर जगह पर जा जाकर वहाँ की स्टोरीज लाना बहुत पसंद था, और जब उसे पता चला कि बॉम्बे का ये कोर्ट नंबर 13 हॉन्टेड है तो उसने इस चीज को मिस नहीं किया। उसे लगा कि ये मौका उसके करियर के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी स्टोरी है जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लेकिन अगर पता चल गया तो वायरल हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, इसमें मसाला है, मिस्ट्री है, डर है और सच्चाई भी है। इसलिए उसने सिंपल सा एक प्लान बनाया। वो जाएगी, एक हफ्ते उसी कोर्ट रूम के आसपास उस चीज को ऑब्जर्व करेगी। वो अपने ऑफिस के स्टाफ से बात करेगी और उसके बाद एक बहुत बड़ा सा आर्टिकल लिखेगी जिसमें वो अपने घर का नाम रोशन करेगी। उसके पास पैसे आ जाएंगे और उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, जस्ट लाइक अ मिडिल क्लास स्टोरी। लेकिन शायद देविका को पता नहीं था कि ये जो अदालत है, इसकी कहानी जो प्रसिद्ध है वो मनगढ़ंत नहीं बल्कि सच्ची है। लेकिन क्या है ऐसी कहानी जिसकी वजह से सब लोग वहां पर जाने से डरते हैं? और देविका की स्टोरी में क्या हुआ? क्या वो एक्सप्लोर कर पाई या नहीं, वो जानेंगे आज की स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, स्टोरीज। गाइस, जब देविका सारी परमिशन लेने के बाद उस कोर्ट रूम नंबर 13 में जाती है तो वो देखती है कि वहां पर एक ट्रायल चल रहा है। ट्रायल उसको बोलते हैं जब कोई केस लड़ा जा रहा हो। वो एक 2011 का केस था जिसमें एक आदमी ने अपनी वाइफ को जान से मार दिया था। वो आदमी पहली बार उस कोर्ट में आया था, लेकिन उस दिन ही उसके साथ कुछ अजीब हुआ। जज ने जैसे ही ठोक कर केस शुरू करने के लिए बोला, वो आदमी चिल्लाने लगा कि मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, मैंने कुछ नहीं किया। मानो पुलिस उसको घसीट के ले जा रही हो, जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। अभी तो केस की शुरुआत हुई थी। और धीरे धीरे उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, वो चुप हो गया। कोर्ट में सारे लोग शॉक्ड थे कि यार अभी तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो कोई रिजल्ट भी नहीं आया कि भाई तुम गिल्टी हो, तुमने मर्डर किया है, ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो इसके अंदर इतना डर, इतनी अजीब चीज क्यों हुई? जज भी काफी परेशान था कि भाई ये सब मेरे कोर्ट में क्या हो रहा है। वो बोलने की कोशिश करता है, भाई आप शांत हो जाइए, पानी वानी पीजिए, लेकिन फिर वो अचानक से फिर चिल्लाने लगा। वो फिर आ गया, उसकी आवाज तो नहीं दे रही है, मुझे बचाओ। इतना ज्यादा ड्रामा करने के बाद काफी सारे लोगों का ओपिनियन ये था कि वो बस नाटक कर रहा था, और काफी सारे लोगों का ओपिनियन ये भी था कि शायद उसने कुछ देखा था। जो भी हो, उस आदमी को उस वक्त कोर्ट से बाहर ले जाया गया। एंड ये सब देख रही थी हमारी कहानी की देविका। वो हर चीज लिखते जा रही थी, जो भी घटना उस कोर्ट में घट रही थी। और जब वो ट्रायल कैंसिल कर दिया गया तो सब लोग बाहर जाने लगे और देविका भी बाहर जा रही थी। लेकिन तभी मानो उसके कान के पास से कोई बोल के गया कि तू सच लिखना, झूठ नहीं। देविका को ऐसा लगा कि कोई उसके पास से गुजरा, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था। अब देविका ना माइक लेके गई थी। पूरे टाइम उसके कॉलर पर एक माइक था, ताकि जो भी चीज वो बोल रही है या जो भी चीज उसे आगे को बोला जा रहा है वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो। तो रात में जाकर जब वो अपनी रिकॉर्डिंग को चेक करती है तो उसे फिर से वो आवाज सुनाई देती है जो उसके कानों में आई थी। यानी सच में उसके पास से कोई गुजरा था जिसे देविका देख नहीं पाई थी। देविका ने एक मिस्टेक की थी। एक मिस्टेक की वो इस कोर्ट रूम की स्टोरी पढ़ के नहीं आई थी, वो बस इसके बारे में सुन के आ गई थी। इसलिए अगले दिन उस कोर्ट रूम में जाने से पहले देविका उसके बारे में इंटरनेट पे स्टोरी पढ़ती है, और उसके सामने जो स्टोरी आती है वो सुनने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गाइस, 1990s की बात है। उस वक्त इस कोर्ट रूम में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस चल रहा था, एक बहुत ही फेमस और अमीर इंसान का। इस केस में एक क्रिमिनल लॉयर भी था जिसका नाम उस स्टोरी में मेंशन नहीं था, लेकिन लोग अक्सर उसे आरके कहकर बुलाया करते थे। इस नाम को आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है। आरके एक ऐसा लॉयर था जो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद तक जा सकता था, चाहे एविडेंस छुपाना हो,
किसी का खून करवाना हो, विटनेस पर प्रेशर डालना हो, या फिर किसी भी तरीके से विटनेस से झूठ बुलवाना हो, उसके लिए सब चलता था। जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन एक दिन उसने एक गलती कर दी। दरअसल केस जीतने के चक्कर में उसने एक मासूम इंसान को मर्डर के केस में फंसा दिया। अब क्योंकि ये आरके केस लड़ने में बहुत अच्छा था, तो जब केस का क्लोजिंग स्टेटमेंट आया तो जज ने यह अनाउंस किया अपने फैसले में कि उस आदमी को फांसी की सजा सुनाई जाती है। गाइस, वो इंसान फांसी से तड़प तड़प के मर गया। एक ऐसा इंसान जिसने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ इसलिए मरा ताकि ये बड़ा लॉयर आरके अपना केस जीत पाए और अपने क्लाइंट को भी केस जितवा पाए। कुछ महीनों के बाद जब असली सच सामने आया ना, तो आरके पर इंक्वायरी भी हुई। अब ट्विस्ट ये है कि आरके को पता ही नहीं था कि वो इंसान मासूम है। उसने तो बस अपनी टीम से बोला था कि कोई एक ऐसा इंसान लाओ जिसने कभी ना कभी कोई क्राइम किया हो। लेकिन शायद उनके टीम के मेंबर को ऐसा इंसान नहीं मिला होगा और वो किसी भी गरीब इंसान को उठाकर केस में ले आए। आरके को उसकी टीम वाले ने बताया कि मुझसे गलती हो गई सर, मैं एक्चुअली उसको कुछ पैसे दिया था, ये बोल के कि तुझे बस कोर्ट में आना है और बस चुप रहना है और उसके बाद तेरे को घर भेज दिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, ये तो हम सब जानते हैं। उस इंसान को फांसी की सजा सुना दी गई और ये चीज़ जब आरके को पता चली तो इस गिल्ट को वो सह नहीं पाया और कोर्टरूम में ही उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा माना जाता है कि उस कोर्टरूम के जितने भी चेयर्स थे, उस हर चेयर पर जाकर आरके ने अपना सर पटका और वो तब तक पटकता रहा अपना सर जब तक उन चेयर्स के जो एजेस थे, जो कोने थे, वो उसके सर को फाड़ कर अंदर नहीं घुस गए और वो मर नहीं गया। गाइस, उस दिन के बाद आरके की बॉडी को साफ कर दिया गया, उस कोर्टरूम को साफ कर दिया गया। कुछ दिनों तक वो कोर्टरूम बंद भी रहा, लेकिन उसके बाद फिर से उस कोर्टरूम को खोल दिया गया और वहाँ पर ट्रायल्स शुरू कर दिए गए। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब जब वहाँ पर मर्डर के केसेस आते हैं, उस कोर्टरूम नंबर 13 में, वो आरके वहाँ पर आता है और वो इस चीज़ को देखता है कि कहीं फिर से कोई लॉयर किसी मासूम इंसान को तो नहीं फंसा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा होता है या फिर उस कोर्टरूम में मौजूद जो भी बहुत ज़्यादा गलत कर रहा होता है, आरके उसको जान से मार देता है या तो पागल कर देता है। एक और फेमस घटना है जिसमें वहाँ के गार्ड ने बताया था कि रात में साहब हाईकोर्ट यहाँ का बंद रहता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम अंदर से किसी के चलने की, किसी के बोलने की, किसी के केस लड़ने की आवाज़ आती है। और जब अंदर कोई है ही नहीं, जब कोई अदालत ही नहीं चल रही है, तो केस कौन लड़ रहा है? गाइस, उस कोर्टरूम में जज से लेकर क्लर्क तक सब जानते थे कि वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन इस चीज़ को किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और आरके की कहानी भी उसी के साथ दफन हो गई। ऐसा माना जाता है कि आरके जब मर रहा था तो उसने एक लेटर लिखा था, एक लेटर जिसमें उसने बताया था, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। लेकिन इस चीज़ को वहाँ की कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, ना उन पुलिस वालों ने एक्सेप्ट किया, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। और ऐसा माना जाता है कि उस मासूम की फैमिली आज तक इस गिल्ट में जी रही है कि उसके घर के किसी इंसान ने किसी का मर्डर किया है, इसलिए उसको फांसी हुई है। अपने लेटर में आरके ने यही लिखा था कि ये सच उसके फैमिली को जानने का हक है, ताकि वो फ्रीडम में जी पाए। ये ना सोचें कि उनके घर के किसी इंसान ने किसी का मर्डर किया है, वो मासूम है ये वो जान पाए। और इसीलिए शायद देविका को एक आवाज़ सुनाई देती है, एक आवाज़ जो बोलती है तू सच लिखना। इस चीज़ को पढ़ने के बाद देविका ने अपना आर्टिकल लिखना स्टार्ट किया और इसके बारे में उसने अपने सीनियर को भी इन्फॉर्म किया कि मैम मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं आर्टिकल लिख रही हूँ। लेकिन उसकी सीनियर ने बोला कि अगर तुझे अपनी जॉब प्यारी है ना, तो ये सब मत छाप, क्योंकि अगर तू ये सब छापेगी तो वहाँ का पूरा सिस्टम हमसे लड़ने लगेगा और हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए तू अगर छापना भी है तो ऐसा छाप कि यहाँ कुछ भी नहीं है और ये बस अफवाहें हैं। देविका अंदर ही अंदर काफ़ी घुट रही थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वो इतनी कमज़ोर क्यों है कि इस सिस्टम से नहीं लड़ पा रही, वो इतनी कमज़ोर क्यों है कि वो सच बाहर नहीं ला पा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी गाइस, क्योंकि देविका जॉब करती थी, उसने झूठ लिखना शुरू कर दिया। उस आर्टिकल में उसने लिखना शुरू कर दिया कि इस कोर्टरूम नंबर 13 में कोई भी नहीं है, यहाँ पर केसेस नॉर्मल होते हैं और यहाँ पर जो भी सज़ाएं सुनाई जाती हैं वो सब किसी मासूम के लिए नहीं होती हैं, बल्कि जो क्रिमिनल होता है उसके लिए ही होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आरके देख रहा था। और अगले दिन के बाद जब देविका अपने आर्टिकल को आधा लिख चुकी होती है और सोने जा रही होती है, तो बेड पे जाने से पहले वो पानी पीती है और फिल्टर से पानी भरने के बाद जब वो मुंह में लगा के पीने ही वाली होती है तो वो देखती है कि उसका पानी एकदम लाल हो गया, उसके हाथ से वो पानी छूट जाता है। वो एकदम डर जाती है और भागकर अपने बेड पे जाती है। तभी वो देखती है कि बेड के साइड में कोई सोया हुआ है और ऐसे समय में जो आप महसूस कर सकते हो वही देविका भी महसूस कर रही थी। वो थर थर कांपने लगी थी कि मेरे बेड के साइड में कोई कैसे सोया है, क्योंकि मैं तो अकेली रहती हूँ यहाँ पे। एंड गाइस, इसके बाद वो पूरी हिम्मत करके बेड को थोड़ा सा ऊपर उठाती है ताकि वो देख पाए कि वो क्या है। और वो देखती है कि वहाँ पर एक कटा हुआ गर्दन रखा हुआ है, एक गर्दन जो उसके सीनियर का है। इस चीज को देखकर देविका बहुत तेज चिल्लाती है और चिल्लाते चिल्लाते वो बेड के नीचे गिर जाती है। देविका बहुत तेज से सांस ले रही होती है, मानो उसे हार्ट अटैक आ जाए, लेकिन तभी उसे किसी और की भी सांस के लेने की आवाज आती है और वो उसके लेफ्ट ईयर से आती है। बेड के नीचे गिरी हुई देविका जब बेड के नीचे देखती है तो वो देखती है कि
वो कटी हुई मंडी वहां पर भी गिरी हुई है। वो अपनी आंखों को कस के बंद करती है और जब वो खोलती है तो उसके सामने वो आरके होता है और वो बोलता है कि तेरी सीनियर को मैंने मार दिया, अब तो तू सच लिखेगी ना। ये चीज देखने के बाद देविका बहुत चिल्लाती है और उसको कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। सुबह देविका की आंख हॉस्पिटल में खुलती है और उसे लगता है कि उसने एक बुरा सपना देखा। तो वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं यहाँ पे कैसे आई डॉक्टर। तो उसके बाद जो डॉक्टर बताता है वो सुनने के बाद देविका शॉक्ड हो जाती है। डॉक्टर बोलता है कि आप कोर्ट रूम नंबर 13 में अचानक से बहुत तेज चिल्लाने लगी थी। आप बोलने लगी थी कि मैं झूठे आर्टिकल पब्लिश नहीं करूंगी, मेरी सीनियर फ्रॉड है, और ये सब चीज़ें आप करने लगी थी। आप ऑडियंस में बैठी हुई थी। इसके बाद आप एकदम से फेंट हो गई, आप बेहोश हो गई। इसकी वजह से जज ने ऑर्डर दिया कि आपको हॉस्पिटल ले जाया जाए। लेकिन देविका ने जो देखा, देविका ने जो महसूस किया रात में, वो तो कुछ और ही था। तो इसका मतलब क्या है? क्या सच वो था जो कोर्ट रूम में हुआ? क्या देविका के अंदर आरके की आत्मा आ गई थी और उसने एक्सेप्ट कर लिया कि वो फ्रॉड नहीं लिख सकती और सिस्टम के प्रेशर में उसे फ्रॉड आर्टिकल लिखना पड़ रहा है, गलत आर्टिकल लिखना पड़ रहा है? या फिर सच वो था जो देविका के साथ रात में हुआ? गाइस, इन दोनों में से सच क्या था? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन इसका निष्कर्ष एक ही निकलता है कि आरके यानी वो जो लॉयर था, वो फेमस लॉयर उस वक्त था, वो चाहता बस एक ही चीज़ था कि इस कोर्ट रूम में दोबारा वो चीज़ ना हो जो उसके वक्त में हुई, जो उसने की, जो उसके टीममेट्स ने की और जो उस वक्त के जजेस, क्लर्क सब ने मिलके इग्नोर किया। पहले अगर ऐसे भूत होते हैं तो ऐसे और ज़्यादा भूतों की ज़रूरत है हर एक कोर्ट में, ताकि किसी भी मासूम को कभी भी सज़ा ना हो। क्योंकि होता क्या है गाइस कि एक मासूम को जब सज़ा होती है ना, तो उसकी पूरी फैमिली भुगतती है। उसकी फैमिली इस कन्फ्यूजन में रहती है कि कहीं सच में तो उसके भाई ने, बहन ने या फिर पिताजी ने या जो भी रिलेशनशिप उससे हो, उसने कहीं मर्डर किया हो। और अगर खानदान में एक इंसान भी क्रिमिनल निकलता है तो पूरे खानदान पर धब्बा लग जाता है। इसीलिए ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी था कि उस मासूम इंसान ने कुछ नहीं किया था, लेकिन वो आज तक क्लियर नहीं हो पाया। आज की कहानी यहीं तक थी। आज की कहानी से हमको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, थोड़ा सा डर भी लगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी भी था। एंड देविका को थैंक यू इस स्टोरी को शेयर करने के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी ऐसी स्टोरीज़ के लिए मेक श्योर करना कि आप आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी कहानी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। एंड इस बार बेड के नीचे ज़रूर देखना कहीं कटा हुआ सर तो नहीं पड़ा हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो में।